कितना बार कर चुके हैं पहले? हमने अभी डिस्कशन हुआ ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान पिवट। पाकिस्तान में एक पोटेंशियल क्राइसिस एमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा चली गई हैं। सुनने में आ रहा है कि गैस इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। इसी की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को उसको एक्वायर करते हुए मसला आ रहा है, जिसकी वजह से आगे पे पावर जनरेशन में मसला आ रहा है। वी हियरिंग दैट अबाउट चाइना एंड लॉट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड एज वेल, जिसके लिए आज हमने सोचा कि लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हमाद रज़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो आगे विंटर सीज़न आ रहा है, हाउ प्रिपेयर्ड आर वी टू फुलफिल आवर नीड्स? देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक एनर्जी का क्राइसिस है और इस क्राइसिस का जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो गैस है। क्योंकि जो गैस है वो नायाब हो गई है सारी दुनिया के अंदर। इस वक्त जो LNG की कीमतें थी वो 6 गुना बढ़ गई हैं पिछले 8 महीने में। तो बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। यूरोप के अंदर गैस की शॉर्टेजेस आ गई हैं, कोयले की शॉर्टेजेस भी आ गई हैं, जिसकी वजह से कई प्लांट्स जो हैं वो गैस मज़ीद तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान में समझता हूँ कि पाकिस्तान में कदरे एनर्जी की सूरत हाल बाकी ममालिक से बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सूरत हाल आइडियल है, लेकिन बेहतर है। बेहतर ऐसे है कि अभी तक आप देखें कि जिस तरह चाइना जैसे मुल्क में पावर आउटेजेस हो रही हैं, अमेरिका में लोड शेडिंग हो रही है बिजली की, पाकिस्तान में नहीं हो रही। मुख्तलिफ़ जगहों पे शदीद गैस की शॉर्टेजेस हैं। यूरोप में पिछले 4 माह के अंदर 3 से 5 गुना कीमतें बढ़ गई हैं गैस की। पाकिस्तान में 2019 से नहीं बढ़ी और तकरीबन अभी तक रिलायबल सप्लाई है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हर विंटर में हमें गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट्स का तो एक सिर्फ अमल दखल है उसके अंदर, ज़्यादा वजह उसकी हमारी डोमेस्टिक है। हमारे जो लोकल गैस की रिज़र्व्स हैं वो 10%, तकरीबन 9% सालाना के हिसाब से डिप्लीट कर रहे हैं, जबकि हमारा जो डोमेस्टिक नेटवर्क है वो एक्सपेंड करता जा रहा है। तो जब हमारी सर्दियाँ आती हैं तो डोमेस्टिक साइड से 3 से 5 गुना डिमांड बढ़ जाती है और हमारे पास पिछले साल से भी कम होती है डोमेस्टिक गैस सप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से हमें फिर गैस की लोड शेडिंग या किसी जगहों पे प्रेशर की शॉर्टफॉल्स का सामना करना पड़ता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको रैशनिंग करनी पड़ती है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि देखें, हमारे पास जो भी मौजूदा प्राइसिंग मेकनिज़म है, हम LNG को जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर से हम गैस इंपोर्ट करते हैं उसे हम LNG कहते हैं, उसको हम डोमेस्टिक पाइपलाइंस में अभी डालने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं रखते, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक जो रेट है वो बहुत कम है गैस का, और इंपोर्टेड LNG का रेट जो है वो उससे कोई, जो हमारा लोएस्ट स्लैब है उससे कोई 7-8 गुना ज़्यादा है। अच्छा। तो हम थोड़ी सी भी अगर इंपोर्टेड गैस डोमेस्टिक की पाइपलाइनों में डालेंगे तो हमें कई 100 अरब का नुकसान होना शुरू हो जाता है हर साल में। तो अब हम वो प्राइसिंग मैकेनिज़्म भी चेंज कर रहे हैं, जिसके साथ हम जो डोमेस्टिक सारिफ LNG की कीमत पे करने को तैयार हैं, हम उन्हें कम से कम इंपोर्टेड गैस तो फराहम कर सकें। मैं यहाँ पे प्राइमरीली, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो इंपोर्टेड LNG वो प्राइमरीली क्या कमर्शियल? जी, इसका सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो पावर सेक्टर है। पिछली हुकूमत ने जो ज़्यादातर प्लांट्स लगाए वो इंपोर्टेड फ्यूल पे लगाए, कोयले पे लगाए और इंपोर्टेड कोल पे लगाए और इंपोर्टेड LNG पे। तो पावर है, इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, CNG है, कुछ कमर्शियल सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं। तो ये इसका एक मिक्स है जिसके अंदर इसकी एक पूरी एक लिस्ट है जो LNG की कस्टमर है। पावर इज़ नॉट द ओनली वन। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बड़ा एक मिसकंसेप्शन सा है पाकिस्तान के नैरेटिव में कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये गैस की शॉर्टेज इसलिए आ रही है कि हुकूमत ने बर वक्त LNG नहीं खरीदी। हालांकि उसका LNG से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंपोर्टेड LNG जो है वो डोमेस्टिक कस्टमर को बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड सप्लाई करने की पोजीशन में होते ही नहीं है। तो वो ये बेसिकली आपकी डोमेस्टिक गैस की डिप्लीशन है, जिसको अब हमने एक्सप्लोरेशन बढ़ाई है, इसको हम दोबारा रिवाइव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल हल तो ये है कि हम अपनी जो गैस के कंज्यूमर्स से उनको पावर पे शिफ्ट करें जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, और जो हमारी इंपोर्टेड LNG है उसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल यूजर्स के ऊपर लेके आएँ। और हाँ, अगर कोई ज़्यादा कीमत पे करके गैस इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर हम उसको इंपोर्टेड गैस सप्लाई कर दें इन द लॉन्ग रन। इसी के साथ साथ पाइपलाइन की जब बात हो रही है तो वी हर्ड कि द रशियंस वर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप ए सॉर्ट ऑफ साउथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का बड़ा उसके बारे में वो भी हुआ, विच वाज वेरी वेल रिसीव्ड कि जी फाइनली रशिया और पाकिस्तान के साथ एक वो हो रहा है। बट ओवर द लास्ट 3 ईयर्स हमने उसके कोई प्रोग्रेस नहीं देखी। तो वेयर डज दैट स्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखें, जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है 2015 में मुआहदा हुआ था रशिया के साथ,
और रशिया के साथ जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, पिछली हुकूमत उसको लेके बैठी रही। हम आए हैं तो कुछ उस मुआहदे को हमने दोबारा रिवाइज़ किया, उसके अंदर कुछ दुरुस्तगियाँ होने वाली थी, उसका पूरा फाइनेंसिंग मॉडल चेंज हुआ और अब रशियन टीम्स जो हैं वो उनके साथ हमारा एक हेड ऑफ टर्म्स एग्री हो गया है। 8 तारीख को वो दोबारा आ रही है रशियन टीम। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर अंदर हम शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट भी इसका जो है वो फाइनल कर लेंगे। एक्चुअली जो इस तरह की पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें ज़्यादा जो काम है वो डॉक्यूमेंट्री होता है। पाइपलाइन इटसेल्फ बिछाना जो है वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। उससे पहले जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं, वो ज़्यादा देर लेते हैं। एक फील्ड स्टडी होती है क्योंकि ये कोई 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है तो उसकी पूरी फील्ड स्टडी होएगी। इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त लगता है और पाइपलाइन इटसेल्फ बिछाने में वक्त कम लगता है। थोड़ा सा अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन टू मी व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इट्स ऑब्वियसली अ ह्यूज प्रोजेक्ट, राइट? अंडरटेकिंग बहुत बड़ी है। तो व्हाट विल एग्जैक्टली ये एलएनजी को अप नॉर्थ जाने के लिए प्राइमरीली? बेसिकली देखें, इस प्रोजेक्ट का नया नाम है पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसको पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कहते थे और अभी हमारी कुछ बॉटलनेक्स हैं एलएनजी की इंपोर्ट में। पहला बॉटलनेक है कि हमारे 2 टर्मिनल्स हैं, उनकी एक ख़ास कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम एलएनजी नहीं ले सकते। तो वो हम तकरीबन इस साल मेरा ख्याल है हाईएस्ट टर्मिनल कैपेसिटी पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं। माजी में पिछली गवर्नमेंट में कैपेसिटी जितनी थी हमारे गवर्नमेंट में उससे भी ज़्यादा बढ़ गई और इस साल में तो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है उनकी यूटिलाइजेशन की। एक बॉटलनेक ये है कि वो टर्मिनल्स एक सेट डिज़ाइन के मुताबिक हैं, उस एक से ज़्यादा मतलब वो एक हद से ज़्यादा गैस नहीं ले सकते। दूसरा है कि जो इम्पोर्टेड गैस आपने अप नॉर्थ ट्रांसपोर्ट करनी है उसकी हमारी एक पाइपलाइन है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से भी आप ज़्यादा नहीं जा सकते और वो भी एक बॉटलनेक अब बन गया है। तो अब उसको इन्हांस करने के लिए हमने एक नई पाइपलाइन जो है वो बिछानी है जिससे हमारी 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी अप नॉर्थ। तो ये दिस इज़ द थॉट बिहाइंड दिस। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम इस नॉर्थ साउथ पाइपलाइन को हम दूसरे ममालिक से भी जोड़ दें और इसके अंदर नेचुरल गैस फ्लो वहाँ से भी करें। फ़िलहाल हम ये चाह रहे हैं कि एलएनजी की मज़ीद जो इंपोर्ट करने की हमारी कैपेसिटी है और ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है वो इस पाइपलाइन के ज़रिए बढ़ जाए। ठीक है, सो आपने ये चीज़ तो एक्सप्लेन कर दी, 2 बॉटलनेक्स बताया आपने, दूसरा वाला एक्सप्लेन कर दिया। पहले वाला बॉटलनेक, आर वी वर्किंग ऑन न्यूअर टर्मिनल्स एज वेल? जी बिल्कुल। देखें, जो पिछली गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में जो टर्मिनल्स का मॉडल हम लाना आप चाह रहे हैं वो बड़ा मुख्तलिफ है। 2015 में और उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2 टर्मिनल्स के सौदे किए। मेरी राय में वो 1 साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे। हम अब यकीन माने यौमिया $2.5 लाख देते हैं, एक दिन का किराया उन दोनों टर्मिनल्स को। $2.5 लाख एक दिन का पर डे हम देते हैं उनको, right. तो और हम गैस लें या ना लें ये किराया हमने उनको देना है। और इस मॉडल के अगेंस्ट सॉवरन गारंटी वो टर्मिनल्स आए, फिर टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए ताकि उन टर्मिनल्स की यूटिलाइजेशन हो सके और सारा कुछ। देखें, एलएनजी तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिस तरह हमारी लोकल गैस डिप्लीट हो रही है उस तरह हमें एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जल्दबाजी के अंदर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर दें कि जो बहुत ज़्यादा जिसकी कॉस्ट एग्जॉर्बिटेंट हो। अब सारी दुनिया का हमने मॉडल स्टडी किया है। हम 2 नए टर्मिनल्स जो हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक है ताबीर एनर्जी के नाम से जो मित्सुबिशी जापान की सब्सिडरी है और वो भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रही है। और दूसरा एक लोकल कंसोर्शियम है लोगों का जो कतर गैस के साथ, जो प्रोड्यूसर है गैस का एलएनजी का सबसे बड़ा दुनिया का, उसके साथ मिलकर वो टर्मिनल ला रहे हैं। और सबसे इसमें अच्छी बात है और लोगों के लिए खुशखबरी है कि इसमें पाकिस्तान का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, कोई हम किराया नहीं देंगे। ये प्योरली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे, ये जो टर्मिनल्स हैं, या बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर ट्रांजैक्शंस करेंगे। हमें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी एंड ऑल वी हैव टू डू इज़ जो उनके फैसिलिटेशन है वो करें, जो कि हम कर रहे हैं। तो ये एक नया मॉडल हम पाकिस्तान में ला रहे हैं विच इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल। और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज़ाहिर है उस तरह 1 साइडेड नहीं होंगे जिस तरह हमने पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के किए थे, 1 साइडेड किए थे। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये जो 2 नए टर्मिनल्स हैं ये इससे और विद द नॉर्थ साउथ पाइपलाइन, इन दोनों से हमारे अगले मीडियम टर्म के अंदर हमारी एलएनजी इंपोर्ट करने की कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और उसको अप कंट्री ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। और ये प्राइमरीली वी आर लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज टर्मिनल्स टू बी इन कराची, राइट? हाँ, ये पोर्ट्स के ऊपर टर्मिनल्स लगेंगे। और जो ये पाक Gulf Stream gas. I'm sorry, I forgot the name. What's the name of the new name of the pipeline?
एंड पार्क स्ट्रीम So, पाइपलाइन। जो पार्क स्ट्रीम पाइपलाइन है, व्हाट आर वी लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स के कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाएगी? देखिए, अगर हम फीड स्टडी इसकी होने में 6 माह लगते हैं शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के बाद, 6 माह से साल भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के टेरेन की क्या डिफ़िकल्टी है। उसके बाद हमें साल 1.5 साल चाहिए। तो 2023 का एंड का उन्होंने अभी तक हमें इंडिकेट किया है 2023 के एंड तक। लेकिन जो नए टर्मिनल्स हैं वो 2023 के फर्स्ट हाफ में उन्होंने इंडिकेट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्क स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उसका हम इंतज़ार करें। ज़ाहिर है ये दोनों टर्मिनल्स ऑप्टिमम तो तभी ऑपरेट करेंगे जब पाइपलाइन भी मौजूद होएगी इनकी सारी गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन इन द इंटरवीनिंग पीरियड हम कोई गैस स्वैप एग्रीमेंट्स करके सुई कंपनीज़ के साथ मज़ीद इनको भी हम वाइबल रखेंगे ड्यूरिंग दैट टाइम। राइट, गैस से मैं थोड़ा सा हटूंगा, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिफोर आई मूव ऑन, अगर क्विकली आप मुझे बता सकें इन सर्दियों में कितना % हमारी जो डिमांड है वो पोटेंशियली शॉर्टफॉल पड़ रहा है गैस का जो आने वाले वक्त है? देखें, इस वक्त हमारा एक सीजनल एनर्जी पैकेज है इन द फील्ड जो पिछले साल से जितनी भी इजाफी बिजली लोग इस्तेमाल करेंगे वो 12 रुपये 96 पैसे पे जाएगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ गैस से स्विच ओवर जो है वो होएगा। और शॉर्टफॉल की अभी मैं आपको कोई तादाद नहीं दे सकता, उसका क्लाइमेट से और वेदर से बड़ा ताल्लुक़ है। तो अभी तक तो सर्दियाँ कुछ लेट हैं, बट इट इज़ डेफिनेटली कि हमारे पिछले 12 महीने के अंदर 220 MMCFT हमारी जो लोकल गैस है वो डिप्लीट हुई है और 130 MMCFT डोमेस्टिक हमारी एक्सपेंशन हुई है। और एक LNG का कार्गो जस्ट फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस सिर्फ 100 MMCFT होता है। Right. तो आप ये समझें कि एक पूरा आधा टर्मिनल LNG का हम पिछले 1 साल में या डिमांड ऐड कर चुके हैं या डिप्लीट कर चुके हैं लोकल गैस की शक्ल में। Right. तो उतना ज़ाहिर है हमारी शॉर्टफॉल जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। बट अच्छी चीज़ ये है कि इस सख्त वक्त के दौरान भी जहाँ पे एनर्जी शॉर्टेजेस हैं यूरोप जैसे ममालिक में, अमेरिका में और चाइना में, वहाँ पे हमने तकरीबन अपनी 80 to 90% जो हमारी LNG की प्रोक्योरमेंट थी वो हमने अच्छे रेट्स पे नवंबर और दिसंबर के लिए सिक्योर कर ली है। और उसमें ऑल्दो अब अच्छी बुरी खबर ये आई है कि 2 कंपनीज का डिफॉल्ट हुआ, 2 डिफ़ॉल्ट हो गए हैं उनके, जिससे हमें थोड़ा सा सेटबैक तो हुआ है। लेकिन अभी भी हमारे पास नवंबर में 9 कार्गोज़ हैं और दिसंबर में 10 हैं। अच्छे वक्तों में हमारे पास 11 और 12 कार्गोज़ होते हैं। राइट। तो अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े अरसे से मीडिया में एक नैरेटिव चलता रहा कि जी वक्त पे LNG नहीं खरीदते, वक्त पे नहीं LNG खरीदते। हालांकि वो बिल्कुल गलत नैरेटिव है। LNG 3-4 महीने पहले ख़रीदी जाती है पावर की डिमांड की बेसिस के ऊपर। तो लेकिन ये जो सौदे डिफ़ॉल्ट किए हैं ये 2017 में पिछली हुकूमत ने किए हुए थे। तो ये इतने पुराने सौदे जो थे ये ट्रेडर्स ने जो किए हुए थे ये तो उस पर डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। इसमें जल्दी लेने का या देर से लेने का तो कोई था ही नहीं, वास्ता ही नहीं था। लेकिन क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की एनर्जी सिचुएशन ऐसी है कि कीमतें भी बहुत ऊपर चली गई हैं और ट्रेडर्स को मिल भी नहीं रही LNG, तो उन्होंने 2 हमारे जो सौदे हैं वो डिफ़ॉल्ट कर दिए। अगर वो 2 भी आ जाते तो फिर तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो जानी थी। राइट। चलिए मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को अब गैस से ज़रा बिजली की तरफ लेकर आता हूँ। पर्टिकुलरली आपने कहा कि जो कनेक्ट आपने खुद ड्रॉ किया, आई वांट यू टू गो अ लिटिल बिट इन मोर डिटेल ऑन दैट कि आप लोग गैस से कन्वर्जन चाह रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलरली इन द विंटर्स, और उसमें आपने कहा कि एक नया प्रोग्राम एसेंशियली है। कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट प्रोग्राम? जी, तो देखें, स्विच ओवर हम इसलिए चाह रहे हैं कि सारी दुनिया में ना ये ट्रांजिशन फ्यूल है गैस नायाब होती जा रही है। क्योंकि जिस तरह कोयले के और फर्नेस ऑयल के प्लांट्स बंद हो रहे हैं पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो LNG के और नेचुरल गैस बेस्ड प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि इनकी कार्बन एमिशंस जो हैं वो आधी होती हैं कोयले से और फर्नेस ऑयल से। तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और इसके एप्लीकेशंस भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इट्स कंसिडर्ड अ रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल दैन कोल एंड फर्नेस ऑयल। इसके अलावा इसके अंदर एक और हमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि हमारी लोकल गैस डिप्लीट हो रही है, तो इस वजह से भी ये नायाब हो रही है। तो हमारे पास बिजली जो है वो सरप्लस पैदा होती जा रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। कई ऐसे महीने होते हैं जिसमें हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे होते हैं लेकिन बिजली नहीं ख़रीद रहे होते। तो हम चाह रहे हैं कि उस बिजली की एब्जॉर्प्शन भी होए। तो गैस नायाब है, बिजली सरप्लस है। सो द लॉजिकल थिंग इज़ कि आप बिजली को इंसेंटिवाइज करें कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करें और गैस को कम करें। वैसे भी पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, शायद बन गया है गैस का। इतना तो डोमेस्टिक का नेटवर्क होता नहीं। लोग ज़्यादा सारी दुनिया में, इवन जो गैस रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो LPG होता है या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है हीटिंग के लिए। हमारे मुल्क में उल्टा हिसाब है क्योंकि माजी में गैस बहुत ज़्यादा थी और सस्ती थी तो वो गैस का सिलसिला चल पड़ा। तो अब हक़ाइक़ बदल गए हैं ज़मीन पे।
तो अब हमने एक ये नया पैकेज इंट्रोड्यूस किया है कि पिछले साल सर्दियों के बनिस्बत नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में आप जितनी ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उतना आपको 12 रुपये 96 पैसे का फ्लैट टैरिफ जो है वो मिलेगा उन एक्स्ट्रा यूनिट्स के ऊपर। इससे फ़ायदा ये होएगा कि और ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। कई जो हमारे हाईएस्ट टैरिफ्स हैं वो 20-20 रुपये के भी हैं, 17-17, 18-18 रुपये के भी। तो 5 से 10 रुपये फ़ी यूनिट का ये डिस्काउंट बन रहा है ऑन मैनी टैरिफ, और ये कमर्शियल पे भी है। ये सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं, हम ये कमर्शियल टैरिफ पे भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि लोगों के बिजली के बिल जो हैं जो वो उनमें भी एवरेज कमी आएगी, एनर्जी के जो बिल्स हैं, और गैस से स्विच ओवर होने में उनको ये फैसला करने में ज़रा कदरे आसानी होएगी। राइट। सो फॉर एग्जांपल आप अपनी हीटिंग को हीटर से जो है वो इलेक्ट्रिक पे ले आएँ, आप अपनी वाटर हीटिंग को भी इलेक्ट्रिक जी। अब देखें ना, टेक्नोलॉजी इस तरह चली गई है कि नेचुरल गैस के अल्टरनेटिव्स भी बड़े निकल आए हैं डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए। सोलर गीज़र्स निकल आए हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र्स ऐसे निकल आए हैं जो सिर्फ तब चलते हैं जब पानी फ्लो करता है उसमें से। सो दे एंड अप समटाइम्स बीइंग मोर एफिशिएंट देन गैस। इसी तरह इलेक्ट्रिक स्टोव्स, खैर यूरोप में तो पहले से इलेक्ट्रिक स्टोव्स और हर चीज़ ऐसी ही चलती आ रही है। और ख़ास तौर पे जो हम हीटर्स इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, दे आर द मोस्ट इनएफिशिएंट हीटर्स। उनमें एफिशिएंसी फैक्टर इतना लो होता है, गैस वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हीट वो कम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है और वो सारा डीसी इन्वर्टर्स के ज़रिए जो हीटिंग हो रही है वो ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गई है टेक्नोलॉजी। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो आर्बिट्राज है ना गैस का और बिजली का बना हुआ, इसको अब हम रिवर्स करना चाह रहे हैं। राइट। इसी ब्रेथ में इलेक्ट्रिसिटी itself is a huge problem, right? You talked about excess capacity and particularly उसमें ये होता है कि सर्दियाँ आती हैं तो सडनली डिमांड गिर जाती है, और डिमांड जब गिर जाती है तो हमारा एक अलमिया ये है कि हमारा वो टेक और पे वाली सिचुएशन नहीं है, बट रादर कैपेसिटी पेमेंट वो जो है ना कि कैपेसिटी पेमेंट्स हमने करनी है, जिसकी वजह से we've seen a huge increase in circular debt as well over the last decade or more than that as well. इस हुकूमत में स्टार्ट में क्वेश्चन ये था कि सर्कुलर डेट एक मसला है और वो डिस्कशन भी हो रही थी, बट ओवर टाइम हमने देखा है वो बढ़ता चला गया। व्हाट्स द सिचुएशन लाइक राइट नाउ? 2.2 ट्रिलियन तो मेरा ख्याल ऑलरेडी वो हो चुका हुआ है और वो इट सीम्स कि वो और भी बढ़ेगा, तो क्या उसका सोल्यूशन है? सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि सर्कुलर डेट जनरेट क्यों हो रही है। सर्कुलर डेट इसलिए जनरेट हो रही है कि जिस रेट पे हुकूमत बिजली ख़रीद रही है या जिस रेट पे हुकूमत को बिजली पड़ रही है और वो जिस रेट पे बेच रही है उसमें फ़र्क है, और 1.5 से 2 रुपये का फ़र्क है। और जब आप इसको अरबों यूनिट्स पे लेके जाते हैं तो अरबों रुपये का फ़र्क निकल आता है साल का। अब इसकी, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इतनी ज़्यादा कॉस्ट? इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, लेकिन 80% से ज़्यादा ये कॉस्ट आ रही है राइजिंग कैपेसिटी पेमेंट्स से। यानी वो बिजली घरों को कीमत जो हम उनसे बिजली लें या ना लें, हमने उनको वो किराया अदा करना है। ये किराया, जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, 2013 में 180 अरब के करीब था, 2018 में ये कोई 400-450 अरब के करीब हो गया, इस वक्त 2021 में ये कोई तकरीबन 800 अरब के करीब हो गया पर एनम। और ये बढ़ता चला जाएगा मज़ीद, और ये बढ़ता इसलिए नहीं जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कोई महंगा सौदा, हमने तो एक भी सौदा नहीं किया जिससे हमें कोई ऐसी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़े। ये एक्चुअली सारे सौदे 2013 से 18 के दरमियान हुए थे, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी। उस वक्त हुकूमत को बहुत जल्दी थी कि जी हमने वो लोड शेडिंग ख़त्म करने का नारा लगाया है, तो अब हमने लोड शेडिंग ख़त्म करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जल्दबाजी में महंगे सौदे भी किए और ज़रूरत से ज़्यादा सौदे भी कर लिए, और सारे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स किए, टेक और पे वाले। तो अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2018 में, तो सर्कुलर डेट में जो इजाफा था सालाना वो 450 अरब हो रहा था। अब हम ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं 2018 से लेके अब तक, 450 से अब हम 800 के करीब चले गए हैं अरब के ऊपर। उसके बावजूद सर्कुलर डेट में जो इजाफा है वो 450 अरब से कम होकर तकरीबन 130 और 150 अरब के दरमियान आ गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको सिफर पे लेके जाना है। ये मुश्किल सफ़र है, क्योंकि अगले साल अभी 800 अरब है, अगले साल 1000 अरब हो जाएगी कैपेसिटी पेमेंट। जब हम अपनी रेवेन्यू बढ़ाते हैं तो पता लगता है कि 3-4 और प्लांट्स नए ऐड हो गए हैं सिस्टम में जिनकी हमने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, 100-200 अरब उनका भी किराया और बढ़ता चला जा रहा है। तो इट्स अ रेस। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं एनर्जी की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएं, कुछ उससे भी फ़र्क पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिकवरीज और लॉसेस कंट्रोल करें, बट दैट्स ओनली अबाउट 11% इन द सर्कुलर डेट का जो एडिशन हो रहा है हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। तो ये एक ये ऐसा कन्ंड्रम है जिसमें हम फंसे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता करीब जा रहे हैं इस सेक्टर को
सेल्फ सफिशेंट करने में। राइट, IPPs का हमने सुना था कोई नए माहिदे हो रहे थे या कोई उनसे सॉर्ट ऑफ बार्गेन हो गया हुआ था, कोई डील हो गई हुई थी। वेयर डज दैट स्टैंड? सबसे पहले तो जो हुकूमत के अपने प्लांट्स थे हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट सारे दोबारा किए, क्योंकि वो हुकूमत के अपने थे, हमारे लिए आसान था। तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी हमने कम किया, यानी कि उनका टैरिफ हमने कम किया। फिर जो प्राइवेट IPPs थे उनसे भी हमने मुआहदे किए और उनका भी टैरिफ कम हो चुका है, और उससे काफ़ी अगले 5-10 साल में हमें फ़ायदा पहुंचेगा। अब जो नए प्लांट्स आ रहे हैं सिस्टम में, ज़ाहिर है कि ये नए प्लांट्स हैं, इनके ऊपर डेट भी है, इनके पास इनसे रीनेगोशिएट करने की गुंजाइश भी कम है, तो इनके साथ हम काम कर रहे हैं। उसका मैंने आपको बताया कि वो दूसरा रास्ता है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ाई जाए पाकिस्तान की। डू यू थिंक इलेक्ट्रिक कार्स की ग्रोथ की वजह से हम ये सॉर्ट ऑफ टू थिंग्स सॉर्ट कर सकते हैं? एक फॉरेक्स बचता है आपका, लेस इंपोर्ट ऑफ फ्यूल, एंड दूसरा एसेंशियली इलेक्ट्रिसिटी की हायर कंजम्पशन जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स को रोकने के लिए। इज़ दैट समथिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान? देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैं बड़ा हक़ में हूँ, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पाकिस्तान की जब मैं मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ था तो मैंने और मेरी टीम ने ही बनाई थी, लेकिन पावर पर्पसेस के लिए उसकी कंजम्पशन बहुत कम है। अगर हमने इस पे एनालिसिस भी किया था कि अगर हम प्रोजेक्शन लें कि जी बड़ी हेल्दी ग्रोथ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो तब भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन के जो पैटर्न्स हैं उसके, वो क्योंकि छोटी सी मोटर होती है ना, कितना वो हम तो बात कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स की, तो अगले 10 साल में 26,000 मेगावाट हमने ऐड करना है सिस्टम में बेस्ड ऑन प्रीवियस कमिटमेंट्स। तो कंपेयर टू दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितना आपका 100 मेगावाट 200-300 मेगावाट जो है उनकी कंजम्पशन हो जाएगी, अगर वो बहुत अच्छे रेट में ग्रो भी करती हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन तो उनकी शायद इतनी उसकी पोटेंशियल नहीं है, लेकिन क्लाइमेट के ऊपर उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है। और येस, हमारी फ्यूल डिस्प्लेसमेंट, जो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है, उसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। राइट, इसी के साथ साथ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का जब मसला आता है, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स में बोला कि द मेजर पार्ट ऑफ दैट इज़ द जो आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर जो आपने IPP के साथ किया हुआ था, बट while that's also true, we're also seeing a large amount of line losses, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम आपका बड़ा ख़राब है। थेफ्ट का एक बहुत मेजर मसला है जो कि a lot of different distribution companies are not able to sort of counter that. तो इन दो एरियाज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? रिकवरीज तो हमारी कोई इस वक्त 88-90% के करीब हैं इस सेक्टर के अंदर, और लॉसेस जो हैं जिसके अंदर सिस्टम लॉसेस हैं और दूसरे लॉसेस भी हैं, वो 15 से 17% के दरमियान हैं। ज़ाहिर है वो ज़ीरो पे तो किसी भी मुल्क में नहीं जाते, क्योंकि सिस्टम के अपने भी कुछ लॉसेस होते हैं 7-8%, वो तो रहते ही हैं। इसके अलावा आपके और भी जो रिकवरीज़ के एरियाज़ हैं, फॉर्चुनेटली वो उन डिस्कोज़ में हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो कम है। जो हमारे बड़े डिस्कोज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक है जो कि प्राइवेटाइज्ड है, लेस्को है, फेस्को है, गेपको है, ये यहाँ पे बल्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है और यहाँ पे रिकवरीज़ और लॉसेस कम है। मतलब रिकवरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लॉसेस बहुत कम है। बट नेवरदलेस ये एक चीज़ है जिसके ऊपर हम मैसिव इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। 111 अरब रुपए हम अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इससे ज़्यादा रकम हम अगले 3 साल में इन्वेस्ट करेंगे इन लॉसेस को भी कम करने के लिए, और रिकवरीज़ को बढ़ाने के लिए भी अब हम प्राइवेटाइजेशन मोड में जाने लगे हैं इन डिस्कोज़ की इलेक्ट्रिक वाली लाइंस के ऊपर। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट एज आई सेड कि सर्कुलर डेट में इनका हिस्सा कोई 11% ही है, बाकी तो कैपेसिटी पेमेंट्स ही हैं। राइट, और जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आर वी गोइंग टू एवर सी, जिस तरह सॉर्ट ऑफ US में होता है कि यू कॉल वन कंपनी एंड आपकी विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देयर इज अ कंपटीशन। तो अभी तो चले हम फर्स्ट फेज तो प्राइवेटाइजेशन का है, बट डू यू थिंक इन द लॉन्ग रन वी कैन हैव मल्टीपल कंपनीज सॉर्ट ऑफ बिडिंग फॉर द सेम? वी कैन, देखें वी कैन, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम तो बल्कि एक व्हीलिंग पॉलिसी पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर जो है वो हमें व्हीलिंग चार्जेस दे के हुकूमत को कहीं से भी बिजली ग्रिड में डाल के किसी भी कस्टमर को बेच सकेगा। हम तो चंद माह के अंदर उस मॉडल पे भी जा रहे हैं। सो वाई नॉट, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो पहला स्टेप वो ये है कि हम इनको प्राइवेटाइज़ करें, एंड इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। इनके बड़े कॉम्प्लेक्स मामलात हैं, कई डिस्कोस बहुत बड़े हैं, फाइनेंशियल मसल भी उनके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, और इनकी बैलेंस शीट्स के ऊपर गवर्नमेंट्स के साथ मामलात भी खास से पेचीदा हैं जिनको हम आयरन आउट कर रहे हैं। राइट, और वो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एक सुनने में आया था कि मेजर अपग्रेड आने वाला है, अगेन नॉर्थ साउथ ही ऑलमोस्ट पूरा का पूरा था, उसके ऊपर काम चल रहा है। देखें जो HVDC लाइन थी 886 किलोमीटर की, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले माह उसको कमीशन कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने। ये प्रोजेक्ट हमारे दौर में ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। ये पहले सिर्फ कागज़ों में नज़र आया था हमें, हमने आके फिर इसको जल्दी किया। 4000 मेगावाट का स्टेट ऑफ द आर्ट HVDC प्रोजेक्ट है, और इतने लंबे
डिस्टेंस में इतने कम सिस्टम लॉसेस पे, कुछ 3-4% सिर्फ सिस्टम लॉस पे, एज अपोज टू अगर AC सर्किट होता तो ये 8-9% पे होता, तो उस पर ये चल रहा है और दिस इज़ ऑलरेडी ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट के अलावा भी हम 111 अरब के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ट्रांसमिशन के अगले 3 साल में। राइट। इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा मैं स्विच करूँगा टू योर प्रीवियस रोल, यू वर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आई बिलीव, एंड अगेन पाकिस्तान इज इन सॉर्ट ऑफ लाइक एवोल्यूशन टू इंडस्ट्रियलाइज इटसेल्फ। बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, जॉब्स अगर चाहिए तो वो इंडस्ट्री के थ्रू ही आएंगी। उसमें आई जस्ट वांट योर कमेंट्स ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स। पहले तो मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक वेयर एट द राइट space right now in terms of जो regional या global, there are things that are happening, China being essentially the factory of the world, उसका context change हो रहा है वेस्ट के साथ, और वो उस तमाम context के अंदर do you think Pakistan is well placed to industrialize itself over the next decade? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान जो रीजनली ये हो रहा है कि चाइना की इंडस्ट्रीज शिफ्ट आउट कर रही हैं चाइना से, लेबर कॉस्ट्स की वजह से और टैरिफ्स जो उन पे लगाए गए हैं चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ पे, उसको अवॉइड करने के लिए, तो उसमें पाकिस्तान इज़ वेल प्लेस्ड। हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, ऑलरेडी सिग्निफिकेंट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद भी है, तो उनका पाकिस्तान की मार्केट से एक्सपोजर भी है। चैलेंजेस भी हैं नेचुरली हमारा, जो कि हम एड्रेस कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। एक ही साल में हमको 20 से 28 पॉइंट्स जंप कर गए। वी वर द टॉप ग्लोबल रिफॉर्मर 2 साल पहले पूरे एशिया के अंदर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो उस एंगल से भी हम काम कर रहे हैं। एनर्जी भी हमारे पास अब मौजूद है, तो वो भी हम उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। और एनर्जी इटसेल्फ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी हम इन्वाइट कर रहे हैं फॉरेन फर्म्स की। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% पे ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, वो जो कि बहुत फिनोमिनल ग्रोथ रेट है। 5% से ज़्यादा शायद हमारा इस साल GDP ग्रोथ होएगी। अब आप देखें ना, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। जब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 5% पर एनम GDP पे ग्रो करता है, तो इमेजिन द काइंड ऑफ परचेजिंग पावर इट जनरेट्स एंड द काइंड ऑफ इंटरेस्ट इट अट्रैक्ट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो और फिर हमारी माइनिंग्स के अंदर, हमारे स्ट्रेटा के अंदर जो माइंस एंड मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के पोटेंशियल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ मौजूद हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको अब हम टैप इन कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स आर नाउ लुकिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान। इसी के साथ साथ बट हमने ये भी देखा कि जो रिसेंटली जो इंडस्ट्री ग्रोथ आई है, सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, अ लॉट ऑफ दैट इज़ टेलर्ड टू लोकल कंजम्पशन। एक्सपोर्ट के अंदर हम नहीं देख पा रहे कि ठीक है, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल की प्रॉफिटेबिलिटी अब आ गई है, उसकी वजह से वी लुकिंग एट कि दे आर ग्रोइंग एज वेल एंड दे आर एक्सपैंडिंग एज वेल, बट बियॉन्ड टेक्सटाइल इज देयर एनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो कि जब आप वहाँ पर थे तो आपने उसमें देखा कि पोटेंशियल है पाकिस्तान का, एंड वी कैन गेट इनटू, बिकॉज इट सीम्स लाइक अभी तक कुछ नज़र नहीं आया उस। हाँ, देखें, आपके ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम टेक्सटाइल से आगे डिवर्सिफाई नहीं कर सके एक्सपोर्ट्स में, और उसके लिए एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमारे बहुत सारे इनपुट्स जो थे वो उन पर टैरिफ लगा हुआ था। अब हर साल हम टैरिफ्स कम करते हैं अपने रॉ मटेरियल और इनपुट्स पे। कोई कैसे एक्सपोर्ट करेगा अगर उसके आपने इनपुट्स के ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ लगाई हुई हैं? वो तो कारोबार शुरू करने से पहले ही अनकम्पिटिटिव हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हज़ारों जो हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने ड्यूटीज़ कम की, और इसी सिलसिले में अब ये मोबाइल फ़ोन्स की जो सडनली शुरू हुई है प्रोडक्शन, ये बाय द वे एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया है। तो ऑल्दो वो पहले तो प्राइवेट मार्केट को एग्जॉस्ट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और हमारी प्राइवेट मार्केट जो लोकल मार्केट है वो बहुत बड़ी है, उसकी एक्सप्लोरेशन जब वो ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर है दे विल नाउ देन स्टार्ट लुकिंग आउटवर्ड्स। और जिस तरीके से अब कार मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, आप देखें किया, MG, Hyundai, फोटोन और भी कुछ आ रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सिर्फ अब इनके लिए ये फीजिबल नहीं होएगा कि ये अभी तो बहुत ज़्यादा रोबस्टनेस है और डिमांड है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑनलाइन भी नहीं आए, लेकिन एक दफ़ा जब ये सारे आ जाएंगे तो जो सरप्लस बच जाएगा वो तो एक्सपोर्ट की तरफ ही इन्हें देखना पड़ेगा। एंड डू यू थिंक जो फ्राइट रेट्स अभी have gone through the roof, उसके ऊपर कैन वी टैप इनटू, बिकॉज मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका पर्टिकुलरली व्हेन दे आर गोइंग फ्रॉम ऑल इंपोर्टिंग ऑल द वे फ्रॉम चाइना, तो जाहिर है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर डू यू थिंक वी कैन टैप इनटू दिस राइट नाउ कि अगर हम थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ लोअर वैल्यू गुड्स की क्विकली प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो वी कैन टैप इनटू दोज मार्केट्स? ये कुछ हो भी रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक्सचेंज रेट फ्री मार्केट पे रहे। अगर जैसे पहले हमने देखा कि एक्सचेंज रेट आपका था
इतना ओवर वैल्यूड था कि इंपोर्ट्स को आप सब्सिडाइज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होनी है, यहाँ पे क्यों किसी ने कोई चीज़ बनानी है। ट्रेडिंग जो था वो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया था। अब हमारा एक्सचेंज रेट मूव किया है फ्री फ्लोटिंग की तरफ, तो आपने देखा कि हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स बार्डिंग है और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी शुरू हो गई है। पहले तो ये था कि हमारे जो जूते बनाने वाले ब्रांड्स थे वो जूता चाइना से मंगाते थे और सिर्फ अपना ठप्पा लगवा लेते थे, और इवन ठप्पा भी चाइना में लगता था। बिल्कुल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं, लास्ट 3 to 5 years के अंदर टेक्सटाइल के जो वेस्टर्न क्लोथिंग वाले ब्रांड्स हैं वो चाइना से एग्जैक्टली। तो सारी हमारी, हम सिर्फ यहाँ पे शायद मार्केटिंग भी नहीं कर रहे थे, ठप्पा भी वहाँ पे लगता था। तो अब लेकिन आप देखें वही ब्रांड्स उन्होंने अपनी ना सिर्फ ये कि दोबारा फैक्ट्रीज यहाँ पे चलाई हैं, बल्कि नए प्रोडक्ट टायर्स बनने लगे हैं पाकिस्तान में, बड़े क्वालिटी के टायर्स बनने की अब फैक्ट्रीज लग रही हैं, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन शुरू हुई है, क्योंकि अब नाउ आर लोकल प्रोड्यूसर्स फील के दे आर वाइबल, और उनको एक्सचेंज रेट अच्छा होने की वजह से एक कंपेटिटिव एज भी हासिल है लोकल मार्केट्स में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो ये चीज़ें थोड़े से लैग के साथ आती हैं, तो लेकिन ये आ रही हैं, और ये हमें नई जो शूट्स हैं, ग्रीन शूट्स ज़मीन में, वो हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। टेक्नोलॉजी के अब आप देखें स्टार्टअप्स के अंदर पाकिस्तान में अब काफ़ी तेज़ी आना शुरू हो गई है। तो दीज आर ऑल ग्रीन शूट्स विच आर वेरी इंकरेजिंग, और अगर हम पॉलिसीज़ का यही तसलसल रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जल्दी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी शुरू हो जाएगी और एक्सपोर्ट मार्केट्स भी हमारे लिए खुल जाएंगी। Right. Pertaining to exports, I was talking to a senior economist of the World Bank, and the way that he sort of explained it, उनकी अभी रिपोर्ट भी आई है 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट competitiveness के ऊपर। His thought process was कि जैसा कि आपने पहले मेंशन किया कि इंपोर्ट्स के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाते हैं, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल के ऊपर भी, बट ओवरऑल ही वाज सेइंग कि जब बहुत ज़्यादा आप ड्यूटीज़ लगाते हैं तो सॉर्ट ऑफ लोकल मार्केट आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं आती। सो यू लेट दी सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट्स कम इन, बट यू लेट द डॉलर स्टे फ्री फ्लोट, ताकि वो जो डिमांड एंड सप्लाई वो खुद से प्राइसिंग को डिफाइन करे। ऐसे ही। अच्छा, अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो अंडरस्टैंडेबली द डॉलर विल राइज लॉजिकली, राइट, बिकॉज आपके पास जब बाहर एक बेहतर क्वालिटी की चीज़ बन रही है तो डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो इवेंचुअली उसने जाकर जो है ना मार्केट ने स्टेबलाइज करना है। ऑब्वियसली हमने देखा कि जब भी 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये प्राइस बढ़ती है तो क्योंकि हमारी इकॉनमी एक सर्टन तरीके से चलती रही है, हमारी आवाम को भी एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग है उसकी। आई फील लाइक देयर हैजंट बीन डन इनफ टू एजुकेट द पब्लिक एज वेल इन टर्म्स ऑफ के व्हाट्स द इकोनॉमिक मॉडल, क्योंकि वो स्टार्ट से ये कहा जा रहा है पिछले 3 साल के अंदर कि the government does not have an understanding of what economic policies they're taking. I feel like based on the conversation that I'm having now, I feel like that is more of an engagement problem. कि वो ठीक है, वो एक sort of understanding तो थी, बट उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा। बिल्कुल। देखें ना, ये जो हम अब इतना साल जब आप ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट रजीम में रहे हैं तो आपकी हर चीज़ जो है वो डिपेंडेंट हो गई इंपोर्ट्स पे, और जब फाइनली आप फ्री मार्केट में गए हैं तो वो जब वही चीज़ें सडनली, क्योंकि एकदम तो लोकल प्रोडक्शन नहीं शुरू होती, तो जो आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी वो महंगी हो गई, तो ज़ाहिर है कि उससे लोगों को जस्टिफाइबली काफ़ी तकलीफ भी पहुँची। तो ये रिफॉर्म का प्रोसेस तो थोड़ा होता है तकलीफ दे, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मईशत के ऊपर और एनर्जी के ऊपर या कोई भी पॉलिसी ले लें, इट्स अब हर जो चीज़ दुनिया में डेटा ड्रिवन है, हर चीज़ जो है उसकी मंतक समझने के लिए एक माहौल चाहिए, एक सेन डिस्कशन का माहौल चाहिए। हम वन लाइनर्स के ऊपर हम मईशत को ले जाते हैं, हम वन लाइनर्स के ऊपर हम ले जाते हैं एनर्जी को। एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ स्कूप, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ स्कैम इन एवरीथिंग, इवन व्हेन देयर इज़ नन। तो उससे हमें अब थोड़ा सा निकल के एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड डिस्कशन जब आप करें, और जब आप गहराई से किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो चीज़ों का बिल्कुल पहलू ही बदल जाता है। और जो चीज़ आपको पहले मुख्तलिफ रंग की नज़र आ रही होती है, आप जब उसको थोड़ा गहराई से देखते हैं, डेटा सामने लेके आते हैं, उसकी मंतक समझते हैं, तो सडनली आपकी उसके बारे में ओपिनियन भी चेंज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कम्युनिकेशन का और एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, इसको भी हमें, जिस तरह हम अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट कर रहे हैं, इसी तरह हमें ये जो कम्युनिकेशन है ना पाकिस्तान में, इसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। राइट। थोड़ा सा स्विच करूँगा अगेन। FATF, that's something that's been on our heads for a considerably long time. Unfortunately, उसका impact ज़ाहिर है कि हमारे लोकल the money flow पे भी पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। पिछले 3 साल से हम it seemed like start में तो we were very clear कि probably blacklist से बचना है, we were able to do that. But then we were hearing कि we might just get out of the grey list as well. थोड़ा सा मुझे बताएं what's the journey been like over the last 3 years for in terms of FATF?
देखिए FATF में जब हमें डाला गया तो तमाम ममालिक का ये ख्याल था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान दिया गया है। 2 एक्शन प्लान यकसां दिए गए हैं जो पहले कभी किसी मुल्क को नहीं दिए गए, और इतनी टफ़ कंप्लीशन के बेंचमार्क्स रखे गए कि इनका ख्याल था ये नहीं मुकम्मल कर सकेंगे और साल बाद ही ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। पर हमने इस टास्क को टेक ऑन किया। फरवरी 2018 में हम नॉमिनेट हुए थे ब्लैक लिस्ट में, और हमने जब हमारी हुकूमत ग्रे लिस्ट में और जब हमें किया गया, जब हमारी हुकूमत आई, हमने इस टास्क को पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में सीरियसली लिया। इससे पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है, और वो उस वक्त FATF की मेथडोलॉजी भी बड़ी नरम होती थी, और लेकिन उसके बावजूद हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था FATF में। फिर दुनिया ने देखा कि हमने उस एक्शन जिसका 27 निकाती एक्शन प्लान, जो दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था, हमने बड़े कम अरसे में उसके ऊपर प्रोग्रेस की, और आज 26 निकात उसके मुकम्मल हैं। और FATF के प्लेटफॉर्म पे अक्सरियत मुल्क समझते हैं कि हम 27वां भी मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन कंसेंसस का रूल ये है कि तकरीबन यूनानिमस ओपिनियन होना चाहिए, तकरीबन थोड़ा बहुत डिसेंट हो सकता है। तो अब इंशाल्लाह ताला वो हम चंद माह के अंदर 27वां, बाकी जो मुल्क रह गए हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमने एक नुक्ता नहीं मुकम्मल किया, उन्हें भी हम कन्विंस कर लेंगे मज़ीद इस पर प्रोग्रेस दिखा के। एक और हमारा एक्शन प्लान हमें जून में मिला था, वो लेस चैलेंजिंग है। 7 निकात थे उसके, हमने पहले गो में 4 निकात मुकम्मल कर लिए, अगले साइकिल में हम बाकी भी कर लेंगे। तो वी आर नाउ वेरी क्लोज टू गेटिंग ऑफ द ग्रे लिस्ट। इनका एक प्रोसेस होता है, ऑफ साइट विजिट्स होते हैं और ऑन साइट विजिट्स होते हैं। जब आपकी एक्शन प्लान्स मुकम्मल हो जाते हैं तो आई थिंक वी विल बी ट्रिगरिंग दैट वेरी सून। Do you think that's a realistic assumption? Yeah, you know. नहीं, it's realistic. मेरा तो ये है, देखिए मेरा अपना ज़ाती तौर पे आप समझें तो हमने जून में ही 27 निकात मुकम्मल कर लिए थे, तो और अक्सर मुल्क मान भी गए। अब ये जो लास्ट साइकिल हुआ है पिछले माह, जिसमें उसमें मौजूद था, मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो उसमें जो अक्सरियत ममालिक हैं, 40 ममालिक हैं मेंबर्स FATF के, अक्सरियत की राय, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की राय ये थी कि ये एक्शन प्लान पाकिस्तान का मुकम्मल हो चुका है। और जो दूसरा एक्शन प्लान है मनी लॉन्ड्रिंग पे बेस्ड, 7 में से 4 निकात पहली गो में हमने मुकम्मल कर लिए। FATF की तारीख में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कभी नहीं आई। तो आई थिंक कि नेक्स्ट साइकिल में हमारा एक एक्शन प्लान जो 27 निकात वाला है वो मुकम्मल हो जाएगा, और शायद दूसरा वाला भी तब मुकम्मल हो जाए और ऑन साइट ट्रिगर हो जाए, और अगर हो जाती है तो जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर है उसमें इंशाल्लाह ताला वी कैन रियलिस्टिकली होप कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएंगे। Do you think, you know, पिछले कुछ कमेंट्स भी इसके ऊपर आए कि FATF has sort of become politicized as well in a certain way. Do you think even if we are able to do what we are able to do, there is a chance कि नहीं, you know, politically speaking वो शायद हमें still उस पर रखें? देखिए पाकिस्तान तो बड़े ओपन माइंड के साथ FATF के फोरम पे गया था, यहाँ तक कि इंडिया वहाँ पे मौजूद है और वो हमारे असेसर्स में से एक है, और हमेशा इंडिया ने ब्लॉक करने की और पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, और अभी भी उसका बड़ा नेगेटिव रोल है FATF के अंदर। उनके आपको पता है कि वहाँ से अजीबोगरीब बयानात भी आते हैं FATF के बारे में इंडिया से, तो इंडिया तो पोलिटिसाइज़ कर रहा है। बाकी ममालिक जो हैं, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल फोरम ऑन द फेस ऑफ इट, तो वो यही कहते हैं कि जी हम टेक्निकल हैं, लेकिन देखें नेशन स्टेट्स जो होते हैं ना, उनके पॉलिटिकल अंडरकरंट्स तो होते ही हैं, क्योंकि एक दूसरे को असेस कर रही है ना सारी नेशंस, तो और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ बायलैटरल टाइज़ होते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे लिए कहना तो मुनासिब नहीं होएगा कि ये पॉलिटिकल कितना मेरे नज़र आ रहा है, टेक्निकल आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिस इज़ अ टेक्निकल फोरम, इट शुड रिमेन टेक्निकल। FATF की मेथडोलॉजी और रूल बुक के तहत चलना चाहिए, और अगर FATF और रूल बुक की मेथडोलॉजी के तहत चलेंगे तभी इसकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, और तभी हमारी जो वॉर अगेंस्ट टेरर है और वॉर अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, तभी वो कामयाब होगी। Right. A lot of this problem sort of ties on to the grey economy, right? That's outside of the system. Unfortunately, पाकिस्तान में बैंकिंग की जब बात आती है, you know, हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेट कर देते हैं ऑफन टाइम्स थिंग्स को, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर लेस दैन 20% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ बैंक्ड। हमारे मोबाइल वॉलेट्स आए, हमारा सॉर्ट ऑफ ये माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम आया, बट समहाउ वी हैवंट बीन एबल टू डिजिटाइज आवर इकोनॉमी, particularly in terms of payments. और उसका ज़ाहिर है उसकी बड़ी एक पॉजिटिव है, ऑब्वियसली कन्वीनियंस एक बात है, इट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, बट वंस यू हैव अ डिजिटाइज्ड इकोनॉमी यू कैन टैक्स रेवेन्यू को आप बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, डेटा आपके पास जो आ रहा है उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। While, and I'll agree, State Bank has been very progressive in that aspect. There are certain policies here and there, but वो कोई उस तरह से नज़र नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। It could potentially lead to a revolution अगर आप लोगों को सिस्टम में ले आते हैं in that sense. But it doesn't seem like that's happening. FBR का जो डायरेक्ट
टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है बट फाइलर्स आर्ट इंक्रीजिंग उस स्केल के ऊपर. POS की जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर जो है ना वो था कि रेस्टोरेंट्स और वो कंप्लायंस होगी, वो कंप्लायंस बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही. Why do you think we're unable to get the tax reforms done? Like, why is that such a difficult thing in Pakistan? असल में ना पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम बन चुका है, क्योंकि ओवर द प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स जो होता रहा है कि हम पैच वर्क से काम लेते रहे हैं. हमेशा रेवेन्यू इम्पेरेटिव होता है, अब प्रेशर होता है रेवेन्यू पूरा करना है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू से, तो हर जगह पे पैच वर्क करके जल्दी कहीं पे टर्नओवर टैक्स लगा दिया, कहीं पे विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, कहीं पे रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटियाँ लगा दी, कहीं पे कोई अजीब व गरीब किस्म की रूल के अंदर लकूनाज और एग्जेम्पशंस दे दी या ऐसी चीज़ें कर दी. पैच वर्क हुआ है जिसकी वजह से हमारा टैक्स निज़ाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और अब कोई नया बंदा इस निज़ाम में आते हुए भी डरता है. ज़ाहिर है हमारा जो FBI का निज़ाम है वो उसमें भी बड़ी बेहतरी की गुंजाइश है, ऑटोमेशन होने वाली है, ट्रांसपेरेंसी आने वाली है. लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि ये टेक्नोलॉजी ऑफर्स अस ए लीप फ्रॉग. तो हम एक लीप फ्रॉग कर सकते हैं टू सडनली डिजिटाइजिंग और इन सारी चीज़ों को हम बाईपास कर सकते हैं और लगे भी हुए हैं इस पे करने. बट इस पे भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये देखें ना, ये वो मुल्क है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी भी एक ऐसा तबका है जो पोलियो के कतरे नहीं पिलाता अपने बच्चों को कि शायद ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है. कोविड की वैक्सीन नहीं लगाते कि पता नहीं हमारा DNA चेंज हो जाएगा. तो ऐसे लोगों को अब एक डिजिटल इन्वायरमेंट में मोबाइल वॉलेट्स पे लेके आना जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है अबाउट समथिंग दैट्स वेरी प्राइवेट, विच दे फील इज़ वेरी प्राइवेट टू देम, विच इज़ देयर फाइनेंसेस, देयर प्राइवेट फाइनेंसेस. तो लोग थोड़ा सा उससे घबराते हैं. तो और ये बात आपकी ठीक है कि ओवर रेगुलेशन भी है और बहुत सारी रेगुलेटरी गिलोटीन हो भी रही है और मज़ीद भी होनी है. सो वी विल गेट देयर एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ज़रा जितना हमने पहले पहुंचना था जल्दी, उससे ज़रा ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे. ऑलरेडी मोबाइल वॉलेट्स और ऑनलाइन बैंकिंग आपने देखा कि कितनी तेज़ी से फैल रही है. सो दिस डज़ ऑफर अस अ ग्लिमर ऑफ होप. तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी पॉजिटिव कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक. Right, and this is a question that I generally ask everyone, and I like, this is the final question, just sort of get your opinion on it. We're in 2021 right now, and over the next 30 years, 2050 के अंदर बड़ा सुनने में आता है कि पाकिस्तान जो है वो 400 मिलियन की पॉपुलेशन होगी. अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो 1 ट्रिलियन से बड़ी इकॉनमी होगी. अगर नेगेटिवली देखा जाए, अगर हम अपने यूथ की जो बल्ज है उसको पॉजिटिवली नहीं इस्तेमाल कर सके, तो एक क्राइसिस सिचुएशन सुनने में आती है कि जी वाटर क्राइसिस भी होगा, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस भी होगा. इट कुड रियली फॉल फ्लैट. What's your opinion? What's your take on it? 30 साल बाद पाकिस्तान आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, 30 साल बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है ना वो जो दुनिया के 20 ताकतवर तरीन इकनॉमिकली और हर लिहाज से मुल्क होंगे उसमें शामिल होएगा. और ये मैं ऐसे ही ऑप्टिमिज्म नहीं थ्रो कर रहा जस्ट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. मैं इसमें यकीन करता हूँ, मेरा इसमें ईमान है. देखें हमारा जो यूथ बल्ज है वो एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है. दुनिया की एजिंग पॉपुलेशन है, हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं. मेजॉरिटी ऑलरेडी है. एंड इफ़ वी गिव देम द राइट स्किल सेट्स तो यही जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है ये प्रोडक्टिव रिसोर्स बन जाएगा और ये बनेगा. और हम देख रहे हैं कि लोग पाकिस्तान में अब अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, अपना पेट काट के पढ़ाते हैं. और महंगे तरीन प्राइवेट स्कूलों में भी आपने देखा कि अब लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी सेविंग्स करके बच्चों को भेजना शुरू कर दिया क्योंकि दे फील कि इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट वर्थ टेकिंग. इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो मसले हैं हमें अब उसकी रेजोल्यूशन भी इन साइट नज़र आ रही है. हमारी जो काफ़ी क्लैरिटी आ गई है हमें कि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो क्या होना चाहिए. हमने ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल्स में नहीं जाना कि जो माजी में हमने देखे, हमने कोई ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट रजीम में जाके अपने ना ऊपर सडनली इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं लेके आना. हमने गवर्नमेंट को कारोबारों से बाहर निकालना है, ना कि हमने चीज़ों को नेशनलाइज करना है और उनको हमने एक अजीब व गरीब तरीके से हर चीज़ के अंदर जाके अपना पैर रख देना है. ना ही हमने जल्दबाजी में कोई ऐसे पावर के सौदे कर देने या LNG के सौदे कर देने टर्मिनल्स के साथ के जिससे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारी मकरूज़ हो जाएं. तो ये एक क्लैरिटी सिर्फ हमारी जमात में नहीं, मेरा ख्याल है अब ये ओवरऑल डिस्कोर्स में पूरी सोसाइटी में आ गई है और ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी. और अब जिस डगर पे हम चल रहे हैं एक टेररिज्म के ऊपर भी यूनिफॉर्मिटी है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑल स्टेट एजेंट्स आर नाउ ऑन वन पेज कि किसी तरह की अब इसको हमने एक्टिविटी को ना बर्दाश्त करना है और इसको हमने बर वक्त हैंडल करना है.
तो एक मैच्योरिटी आ गई है डिस्कोर्स में, एक इकोनॉमिक हैंडलिंग के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि एक समझ आ रही है लोगों को, मीडिया ज़्यादा डायनामिक होता जा रहा है, और ऑल्दो भी कुछ वन लाइनर्स पे अड़े हुए हैं बेचारे, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन भी अपग्रेड आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा और लोग हमारे बेहतर होते रहेंगे. सो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और इस मुल्क में वो सब कुछ है जो एक अमीर मुल्क में होना चाहिए और एक ताकतवर मुल्क में होना चाहिए. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट. हम अगर मैनेजमेंट और गवर्नेंस अपनी ठीक कर लेना आहिस्ता आहिस्ता जो कि हो रही है, तो फिर ये हर चीज़ें इन लाइन आ जाएंगी. आप अपने मादनियात को भी इस्तेमाल कर पाएंगे, आप अपने HR को भी एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स इस्तेमाल कर पाएंगे, आप अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी बेहतर लीवरेज कर पाएंगे वंस यू गेट द गवर्नेंस मॉडल, नॉट द गवर्नेंस मॉडल बट द गवर्नेंस मैनेजमेंट्स राइट. So which I think we are moving in that direction. Sir, thank you so much. That sounds exciting. I hope that we're able to actualize that over the next 30 years as well. Thank you so much for giving your time and for sharing all the insight. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा. YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी, लोगों तक हमारी कॉन्वर्जेशन पहुंचेगी. अगर आपको हमारे साहब की बात से अग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, जैसा भी हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं what are your thoughts on this particular conversation. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आने वाले दिनों में हमारी ट्यूसडे और थर्सडेज को रेगुलरली पॉडकास्ट आएंगे. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.